जो गांव में बच्चियां होती है और उनके साथ इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, बलात्कार की घटना, ऐसी कई आपके सामने कई स्टोरीज आई होगी। आप जो डेटा देख रहे हैं ना गवर्नमेंट का क्राइम रिकॉर्ड जो देखते हैं, वो डेटा है जो बच्चियां वहां तक पहुंच गई। वो जो डेटा जो हैरेसमेंट वाला है ना सर, जो घरों में होता है, चीज़ों में होता है, वो तो इतना बड़ा है कि ये सोच भी नहीं सकते। कई सारे तो अभी हमारे पास विक्टिम हैं। कभी सरकार ने कभी आपसे चर्चा करी कि हम आपको कहीं नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, आगे आगे बढ़ाएंगे? नहीं सर, आज तक तो नहीं हुआ है ये कि कभी किसी ने बुलाया हो, कभी कोई सम्मान मिला हो, कभी कोई अवार्ड मिला हो, या कभी किसी ने रिकॉग्नाइज किया हो। ये तो नहीं हुआ सर। खूब मेहनत करते हैं, लाखों खिलाड़ी तैयार किए। हमारे पास तो ग्राउंड भी नहीं सर। हम लोग तो मिट्टी पे खेल रहे हैं, डिसमेंटल भवन में खेलते हैं। हर कभी जब भी उनका मन करता है स्कूल वाले बाहर भगा देते हैं। कलेक्टर पास गए थे कभी? मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। मम्मी पापा क्या करते थे आप? तो मेरे जो पापा है वो मजदूरी करते थे, लोगों के खेतों में जाके काम करना। पूरी बन गई घर में तो ऐसा लगता है त्योहार आ गया। फटाके फूट रहे हैं, देख रहे हैं लोगों के बच्चों को नए कपड़े पहन रहे हैं, मतलब वो बहुत पेनफुल होता है। आपकी बात सुन के मैं भावुक हो गया। भारत का जब प्रतिनिधित्व किया आपने अंतर्राष्ट्रीय, तो जो पहला इंटरनेशनल था मेरा 2018 में किया था मैंने। तभी मेरा सिल्वर मेडल लगा था। मेरे पास ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं खेतों में काम करने के लिए जाती थी। तो 200 रुपये इकट्ठा करके फिर 4 दिन में कॉलेज जाती थी। पंच कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये उस आदमी का मुंह है जिसने मुझे कुछ गलत कहा था। सही में असल जिंदगी में किसी का मुंह तोड़ा? बहुत बहुत सारा तोड़ा। पेपर में फोटो आया था, मतलब बीच मार्केट में मारा इसने लड़कों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपक्ष विद उमंग सिंगार। और मैं समझता हूं कि हमेशा हम आपके लिए एक नई कहानी लेके आते हैं, और कहानी कहीं ना कहीं उस वर्ग की संघर्ष की होती है। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी एक उम्मीद और बदलाव की कहानी है। मेरे साथ जनपक्ष में रितेश तिवारी जी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, कराटे के खिलाड़ी है, कई अवार्ड्स उनको मिले हैं। और साथ में मना मंडलेकर हैं, दोनों कराटे खेलते हैं और कई अवार्ड्स मिले इन्हें। लेकिन इनकी एक अपनी कहानी है। एक हर खिलाड़ी के पीछे के संघर्ष होता है, और क्यों इन्होंने ये क्षेत्र चुना, इस क्षेत्र के पीछे क्या कहानी रही, क्या इनको शौक था इस क्षेत्र में आने का, कि क्या ऐसी वजह बनी, ऐसी क्या बात थी जिसके कारण ये इसमें आया। दोनों एक दिन का सामाजिक संगठन भी चलाते हैं। कह सकता हूँ कि कई हजार लड़कियों को इन्होंने इसकी ट्रेनिंग दी। लेकिन उसके पीछे कैसे प्रेरित हुए, कैसे इन्होंने इस संगठन को खड़ा किया, और इस सेल्फ डिफेंस को लेकर, एजुकेशन को लेकर उन्होंने क्यों ऐसा सोचा कि हमें समाज के हर युवा को इसमें जोड़ना चाहिए, उसको ट्रेन करना चाहिए। तो रितेश जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। आप चूँकि कराटे खिलाड़ी है, लेकिन मैं ये समझना जानना चाहता हूँ कि आपका बचपन कैसा रहा, आपका परिवार कैसा रहा, आप किस स्थिति में आपने सोचा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। तो पहले मैं समझना चाहूँगा कि आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ के हैं आप? थैंक यू सर, आपने यहाँ बुलाया हम लोगों को। सर, मैं बचपन में एक अच्छे परिवार से था, ब्राह्मण परिवार से था, और एक अच्छे मतलब पिताजी का होटल था, बढ़िया फैमिली अच्छी थी हमारी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग सर टिमरनी, हरदा जिले के सर। वैसे उत्तर प्रदेश से थे, पर दादाजी वगैरह से मिर्जापुर से यहाँ आ गए थे कई साल पहले। हाँ, 40-50 साल पहले। तो फिर मेरा जन्म तो यहीं पे हुआ। और सर फिर पिताजी की बस स्टैंड पे होटल थी टिमरनी में, और उसके बाद वो अच्छी चलती थी। और मैं टिमरनी के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ता था। सेंट बैथानी कॉन्वेंट स्कूल था वहाँ पे, एक ही प्राइवेट स्कूल हुआ करता था। फिर ऐसे ही टिमरनी में दंगे हुए, और बड़े भैया को मतलब तंबाकू खाने गए थे बाहर, और पुलिस पकड़ के ले गई, जेल हो गई 26 महीने की। उसी पीरियड में हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारी ज़मीन हड़प ली और हमको हमारे घर से निकाल दिया सर। फिर रातों रात भागे हम वहाँ से छोड़ के। और कहाँ गए फिर? सर, हम एक पिताजी ने एक मतलब एक टीन का घर बनवाया, और उसी में हम लोग रहे। जी सर, वहीं पे रहे। तो वहाँ पहुँचे, आज भी वो ज़मीन हम नहीं खरीद पाए, तो वहाँ पे रहने लगे सर। और फिर मुझे सर प्राइवेट स्कूल से उठा के नगर पालिका स्कूल में डाल दिया। परिवार खानदानों के विवाद के कारण आपको घर छोड़ना पड़ा? जी सर, निकाल दिया गया सर। वो
बहुत मतलब उस टाइम वो बहुत बाहुबली हुआ करते थे और सभी थे। कितने साल हो गए आपके? सगे रिश्तेदार थे सर। तो कितने साल हो गए आपको आज जो टीम के घर में रहते हैं आप? सर मेरे को 25 साल हो गए सर। 25 साल? जी सर। फिर उन्होंने वहाँ से निकाला तो मेरे लिए बड़ी कठिन हो गया कि मतलब परिवार के लिए सर्वाइवल कठिन हो गया। फिर घर में कौन कौन सदस्य हैं? मम्मी है, पापा हैं, भैया भाभी हैं और मतलब एक भतीजा है, एक भतीजी है। भैया क्या करते हैं? भैया अभी 5-1 साल पहले काम करते थे टीम पे, अभी वो अभी फ्री हैं, अभी मतलब घर पे ही हैं अभी तो। और पिताश्री भी ऐसे ही लंबे टाइम से मतलब 20-1 साल पहले से काम करना बंद हो गया था पिताजी का। अभी तो पिताजी भी नहीं करते हो, घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है सर। उम्र हो गई होगी? हाँ जी सर, अब 60 साल प्लस हो गए। जी जी सर। तो फिर कैसे जीवन यापन चल रहा है पूरे परिवार का? सर मैं मेरी बस स्टैंड पे एक छोटी सी दुकान है सर, और उससे मेरा अर्निंग आता है। कराटे से सर, कराटे में सर रेफरी हूँ सर, वहाँ जाता हूँ, वहाँ से कुछ अर्निंग हो जाती है। कराटे टूर्नामेंट से कुछ मिल जाता है। तो चाय ऐसे की दुकान है आपकी? सर बस स्टैंड पे सर ऐसे होटल है सर, एक छोटी सी टपरी है सर, चाय की दुकान। अच्छा जी सर। उससे क्या आपका खर्चा चलता है? सर मेरा तो कोई खर्चा नहीं है, लोअर टी शर्ट है मेरी, और मेरा तो बस 2 टाइम का खाना है, शुद्ध खाना खाता हूँ। मेरा कोई खर्चा नहीं। फिर भी परिवार चलाने के लिए खर्च तो हाँ सर, 10-15 हज़ार रुपये होता है सर। मतलब 10-15 हज़ार यानी 400 रुपये 500 रुपये रोज के? हाँ सर। हाँ तो सर वैसे घर लेकिन रोज 500 रुपये आते हैं, ये थोड़ी तय रहता है बिजनेस में? नहीं सर, वो तो नहीं है। हाँ, अप डाउन भी रहते हैं। हाँ सर, किराए से वो दुकान। रितेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपके साथ हालात रहे, ये हालात के कारण आप कोई ऐसे की घटना घटी जिसके कारण आपने सोचा इस कराटे में आने का, कि समाज में बदलाव लाना चाहते थे? क्या आप चाहते थे? सर हुआ ये कि वहाँ से जब मैं आपको जैसा बता रहा था मैं कि वहाँ से मेरे को नगर पालिका स्कूल भेज दिया गया। वहाँ पे मुझे लड़के रोज मारते थे, मेरे कपड़े फाड़ देते थे। कौन सी क्लास थी आपकी? सर मेरी 5th क्लास थी। 5th क्लास? हाँ जी सर जी। तो रोज पीटते थे, कपड़े फाड़ देते थे, बहुत मारते थे। बहुत पतला दुबला था और सर अच्छे घर से था, कभी ये सब चीज़ें देखी नहीं थी, गाली गुप्ता है सारा। तो सर वो मेरे को पीटते थे बहुत ज़्यादा, तो मैं परेशान हो गया। मैं अपने स्कूल का टॉपर रहा और पर मैंने स्कूल छोड़ दिया। मैं स्कूल नहीं जाता था डर के, क्यों, बहुत मारते थे। फिर मेरे एक फ्रेंड है गुरदाल शर्मा, उन्होंने कहा एक दिन शाम के टाइम मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ था, मेरा घर रेलवे स्टेशन के जस्ट पीछे। उन्होंने कहा चल यार चलते हैं, मैं कराटे जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं भी चलता हूँ। सर मैं वहाँ गया, मैंने देखा वहाँ पे, तो सर वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहाँ फाइटर तैयारी चल रही थी और बढ़िया फाइटिंग सीन था, मेरे को बहुत पसंद आया। पर सर पास गया तो उन्होंने कहा पैसे लगेंगे, तो सर मैं एक का सिक्का इकट्ठा किया सर। 30 दिन 30 सिक्का इकट्ठे करे, 30 रुपये सर मंथली फीस थी। मैंने सर को जाके ऐसे हाथ से दिया पूरा, वे भी हंसने लगे। और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया सर। 3 महीने में सर मैं नेशनल प्लेयर बना, फुल कॉन्टेक्ट फाइटर था सर। और सर मैंने इटारसी में 23 लोगों की टीम गई, उसमें इकलौता सिल्वर मेडल मेरा आया था और मैं नेशनल मेडलिस्ट बन गया था। ओपन टूर्नामेंट था वो। और सर उसके बाद फिर फाइट स्टार्ट करी। फिर सर घर की स्थिति थोड़ी ख़राब थी, तो सर मैं मजदूरी करने लगा, लोगों के यहाँ पुताई करता था खेत में। डीपू है शहर में टिबन्नी में, कास्ट भंडार। आपने कराटे की जब शुरुआत करी, टर्निंग पॉइंट क्या था? मैं वो समझना चाहता हूँ कि क्यों आपके मन में आया कि मेरे को ये सीखना है या ये करना है? तो मैंने वहाँ पे कराटे सीखना चालू करा, मजदूरी कर करके करता रहा। फिर मेरे घर की स्थिति खराब हो गई, घर थी सर वो खराब, तो सर मजदूरी ये सब। कितनी उम्र थी उस समय आप? सर मैं 16 साल का था सर। तो मैं स्टार्ट किया सर अपने परिवार का भरण पोषण। फिर कराटे सिर्फ अपने लिए करता था, मैं किसी के लिए नहीं करता था सर। फिर टिमन्नी में मैंने कई सारी जॉबें करी सर, अलग अलग मजदूरी। तो सर कहीं भी भूसे की ट्राली, अपने सगे बड़े पापा के यहाँ तगाड़ी देना, मजदूरी करना, ये सब भी करवाते थे मुझसे। तो हाँ सर, मैंने बहुत सारा वायलेंस भी झेला है और बहुत सारी तकलीफ़ें सहन की है। फिर एक दिन सर मैं मेडिकल पे जॉब करता था, तो एक लड़का आया मुझसे, बोलता बोले सर मेरे को कराटे, मेरा एक्चुअल में नाम चलने लगा था तब तक, मुझे सब जानने लगे थे क्योंकि मैं यूनिक मतलब अच्छा फाइटर बन गया था, अच्छा नाम पेपर ऊपर में सर टीवी में मेरा आता था। तो सर पर गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं थी, तो मतलब गवर्नमेंट से क्या सर, जॉब वॉब थी नहीं सर कुछ। तो सर एक बच्चा है मेरे से बोलता है वहाँ मेडिकल में कि भैया मेरे को आप कराटे सिखाओगे? मैंने क्यों सीखना तेरे को? तो बोले सर मेरे को मारते हैं बच्चे, सब ये करते हैं। तो मैं कहा अच्छा ठीक है मैं आपको सिखाता हूँ। फिर मैंने उसको सिखाना चालू करा सरकारी स्कूल में। तो 2 बच्चे हुए, 4 हुए, 10 हुए, फिर 50 हुए, फिर ऐसे ही पूरा भरा गया सर। तो वो स्टार्ट हुई एक जर्नी। फिर एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट भी आया कि मैं ये मिशन क्यों कर रहा हूँ।
एक दिन सर ऐसे ही, मतलब मैं राधा स्वामी स्कूल में पढ़ता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे सर दोपहर के टाइम पे 12-1 बजे करीब जब बच्चियाँ निकलती थी तो बहुत सारे असामाजिक तत्व खड़े होकर बच्चियों पे छींटाकशी उस समय कौन सी क्लास में थे आप? सर मैं 12th में था सर। 12th में। तो बहुत सारा मतलब छींटाकशी ये सब चीज़ें होती रहती थी, तो मुझे देख के मतलब अजीब तो लगता था, पर मैं करूँ क्या, मतलब मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है। तो सर बाद में पता चला एक जो लड़की है उसने सुसाइड करने तक की कोशिश की, और बहुत सारी लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया था वो छींटाकशी के कारण, छेड़छाड़ के कारण। तो सर मुझे लगा कि यार रितेश ऐसे तो नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। सर फिर मैंने कसम खा ली उस दिन से कि अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाऊंगा कि मुझे कभी कैंडल नहीं जलानी पड़ेगी, उनको इतना बड़ा फाइटर, ऐसा फाइटर बनाऊंगा, अपना लाइवलीहुड तो करेंगी, चीज़ें भी करेंगी। सिर्फ फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मेरे पास बच्चियाँ आने लगी। हम लोग एक्चुअली में ट्राइबल्स वाला एरिया है सर, मैंने 2 लाख के ऊपर बच्चियों को टीच किया है अभी तक, प्लेयर को 25 साल में। और सर मेरे को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मिला है सर। तो आपको लगता है रितेश कि जो गांव में बच्चियां होती है और उनके साथ इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, बलात्कार की घटनाएं, बोल नहीं पाती, लड़ नहीं पाती, ऐसी कई आपके सामने कई स्टोरीज आई होगी कभी कि जो आप तक है, अनटोल्ड स्टोरी कह सकते हैं उसको सर? ये वो तो ये पीड़ा है सर ग्रामीण क्षेत्र में। सर आप जो डेटा देख रहे हैं ना गवर्नमेंट का, क्राइम रिकॉर्ड जो देखते हैं, वो डेटा है जो बच्चियां वहां तक पहुंच गई, मतलब बदनामी के डर से, लड़ाई, मतलब सब कुछ सहन करके वो पहुंच गई। ये तो वो जो डेटा है वो है। वो जो डेटा जो हैरेसमेंट वाला है ना सर, जो घरों में होता है, चीज़ों में होता है, वो तो इतना बड़ा है कि ये सोच भी नहीं सकते। कई सारे तो अभी हमारे पास विक्टिम हैं जिनके घर के अंदर उनके संग पे गलत हो रहा, वो आवाज़ तक नहीं उठा पा रही है। तो ये तो सर हर दूसरे घर की कहानी है। और सर चूँकि जो महिलाएं हैं वो भी नहीं बोल पा रही क्योंकि वो कमाती नहीं है ना, वो क्या करेंगी अगर, हाँ मजबूरी है, वो सहन कर रही है। उनको पता है उनके पति गलत कर रहे हैं, उनके बच्चे गलत कर रहे हैं, गलत हो रहा है घर के अंदर, रेप हो रहा है बच्चियों के संग, घुट के जी रही, मानसिक तनाव में जी रही हैं, पर वो नहीं निकल पा रही हैं। पर कहीं ना कहीं जब मार्शल फाइटर बन जाती हैं ना, तो वो जवाब देना सीख जाती हैं। ये एक परिवर्तन आता है सर। मजदूरी भर के फीस भरी आपने, जैसा आपने कहा इस कराटे के इसको लेके, तो पहले जब कंपटीशन हुई तो उस मोमेंट को आपने कैसा फील किया? इटारसी में था सर, नेहरू स्टेडियम में, वहाँ मेरा पहला फाइट था। और सर मेरे पास पैसे नहीं थे सर, मैं मेरे दोस्त पास गया, मैंने कहा भाई मैं खेत में काम करने जाता हूँ, सोयाबीन बीनने जाता था, तुअर सर। मैंने कहा मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मुझे 150 रुपये चाहिए, टूर्नामेंट जाना मुझे। उसी में सर रहना खाना और एंट्री फीस थी और इटारसी तक का किराया था। तो सर उन्होंने मेरे को 150 रुपये दिया। दीपक सोनी नाम है उनका, टिफनी के हैं, उन्होंने 150 रुपये। शुभचिंतक है। हाँ जी, बड़े भाई जैसे आज भी ध्यान रखते हैं आपका? हाँ, वो मुझे बहुत लाइक करते हैं, मेरी हर पोस्ट पे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर, वो कहीं भी रहता हूँ करते हैं। हाँ जी, तो भैया ने पैसे दिए, मैं गया सर, और मैं सर वहाँ सेकंड प्राइज़ लगा सर, मेरे को 300 रुपये इनाम भी मिला था सर उस टाइम। तो वो 300 रुपये जब मुझे मिले, मैं इतना खुश हुआ सर, मतलब, और मेरा पेपर में फोटो आया था। क्या करा आपने 300 रुपये का? 300 रुपये घर ला के मम्मी को दे दिए। घर ला के मम्मी को दे दिए। दीपक भैया पास गया था देने 150 रुपये। मम्मी को मिठाई लेके नहीं दी 300 रुपये की? सर इतनी समझ कहाँ थी, पैसे ले जाके दे दी मैंने, घर का खर्चा रखो। दीपक भैया को 150। माँ क्या बोली? वो रोने लगी। वो उनने मेरे को जब, मतलब उनको डर लगने लगता था कि ये हाथ पैर टूट जाएंगे, सब वो पिक्चरों में देखती थी, अजय देवगन की जिगर उगर पिक्चरें देख देखी थी उन्होंने, तो उनको लगता था कि ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल हाथ पैर टूट जाए, कुछ हो जाए, तो वो रो देती थी, मतलब बहुत डरती थी। वो बहुत मना भी किया उन्होंने कि मत किया अगर। जब 300 रुपये दिए तो फिर सर उस टाइम तो अब ये समझ लीजिए कि तो हमने लगा लिया होगा। 8-10 साल हमने भुखमरी काटी है परिवार ने। वो 300 रुपये आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम होगी। समझ सकता हूँ। तो उससे कई दिन का राशन आया था हमारे घर का। जिस परिवार ने कई महीनों से एक टाइम खाना खा के जिंदगी काट रहे थे सर, एक टाइम खाना खा के, जैसे रितेश जी बता रहे कि जिंदगी काटी, उस परिवार के लिए 300 रुपये क्या एक रखते हैं महत्वपूर्ण, आप समझ सकते हैं। उस समय फर्स्ट जीता, ये नेशनल मार्शल आर्ट अवार्ड आपको 2022 में मिला था। हाँ सर, दिल्ली में मिला था। हाँ, ताल कटोरा स्टेडियम। हाँ, तो इसके बाद भी कभी सरकार ने कभी आपसे चर्चा करी कि हम आपको कहीं नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, फला, इस टाइप से कभी हुआ? सर अभी तो ऐसा कुछ नहीं है,
शायद आगे फ्यूचर में हो। कभी सरकार की तरफ से कहीं से ऑफर नहीं आया? क्योंकि युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए हमेशा सरकारें करती रही, किसी भी पार्टी की सरकार है। तो मैं वही समझना चाहता हूँ कि कभी आपके पास किसी ने संपर्क किया हो, किसी ने प्रयास किया, चूंकि आपको मार्शल अवार्ड मिला था। नहीं सर, आज तक तो नहीं हुआ है ये कि कभी किसी ने बुलाया हो, कभी कोई सम्मान मिला हो, कभी कोई अवार्ड मिला हो, या कभी किसी ने रिकॉग्नाइज किया हो, ये तो नहीं हुआ सर। ये खिलाड़ियों के साथ ऐसा क्यों होता है? सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों होती है? इस पे आप खिलाड़ी लोग बात तो करते होंगे। सर एक्चुअल में आज भी है ना, पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाती है, खेल को हमेशा द्वितीय दर्जे का सेकंड क्लास समझा जाता है, और जो स्कूल के टीचर्स हैं वो भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और फिर स्पोर्ट्स ऐसा है कि सर किसी का, जैसे आपका पर्सनल इंटरेस्ट है तो आप ये कर रहे हैं, उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सर। और जो लोग जिनको, लेकिन इंडियन टीम जब क्रिकेट खेलती है, जीत के आती है, तो पूरा देश जश्न मनाता है। सर अभी एक प्रणय शर्मा है, मेडल लेके आए थे वो अभी कराटे में, जकार्ता से मेडल लेके आए थे सर। उनके बारे में सिर्फ उनके फादर जो हैं भरत शर्मा, वही बात कर रहे थे और कराटे वाले ही बात कर रहे थे, बाकी गवर्नमेंट से उनको कोई कुछ नहीं मिला। तो बहुत खिलाड़ी हैं जो इस अभाव का दंश झेल रहे हैं, और लोकल में तो बहुत बुरा लगता है सर। जब हम लोग खूब मेहनत करते हैं, लाखों खिलाड़ी तैयार के, हमारे पास तो ग्राउंड भी नहीं सर, हम लोग तो मिट्टी पे खेल रहे हैं, डिसमेंटल भवन में खेलते हैं। हर कभी जब भी उनका मन करता है, स्कूल वाले बाहर भगा देते हैं कि निकल जाओ, मत करो ये वो। हमारे जो बच्चे हैं सड़क पे क्लासेस हैं, और सर सारा कुछ कर लिया, कोशिश कर ली सर। तो सरकार की तरफ से कोई ऐसे आदेश नहीं है कि इनको स्कूल में खेलने के लिए? सर गए, बहुत बार कलेक्टर पास गए सर, अभी कलेक्टर साहब पास गए, एसपी साहब से बोले सर, जिला शिक्षा अधिकारी से बोले, सैकड़ों सर बार आवेदन निवेदन किए कि सर स्कूल टाइम के बाद 1 घंटा उसी गांव के बच्चों को उसी गांव के ग्राउंड पे खेल लेने दीजिए सर। पर परमिशन नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं यहाँ चोरी हो जाएगी, सामान टूट जाएगा, लोग वहाँ दारू पी रहे हैं ग्राउंड में बैठ के। पर वो ये चाहते हैं कि कई राजनीतिक पार्टी अपने कार्यक्रम भी कर देती है स्कूल के अंदर, सर वो सब कुछ होता है, शादियाँ होती हैं, भैंसें बांधी जाती है। एक गाँव है वहाँ पे अभी भैंसें बंध रही हैं वहाँ पे तवेले में हमने। लेकिन आपको खेलने के लिए मैदान नहीं? सर काफ़ी बहुत प्रयास किया सर, पर नहीं मिला वो। और अभी पर अभी वहाँ पे टिमन्नी में अभी थोड़ा सा उधर पे कोशिश हुआ है अभी, तो अभी बनेगा शायद फ्यूचर में मेरे पास। तो आप कलेक्टर पास गए थे कभी? सर बहुत बार सर, पता नहीं कितनी आवेदन निवेदन सर उनके पास गए, उनसे बोलते हैं तो सर वही उनका ये रहता है कि यार तुम लोग जो है वो प्राइवेट करते हो, तो हम क्यों, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। जैसे अभी जिला शिक्षा अधिकारी पास किया था, मैंने उनसे बोला, पूरी बात बताई कि सर मैंने ऐसे ऐसे इतने साल, उनको ही पता है सर मेरा काम कि मैं इतना काम किया हम लोगों ने, क्योंकि सर सचिन तेंदुलकर सर के संग इन्हें मंच शेयर किया है, 10 नंबर टी शर्ट मिली है, पीएम सर ने मन की बात में ट्वीट किया है, एक बार रिट्वीट किया है, शिवराज सिंह चौहान सर ने कई बार सम्मानित किया, मैंने कई बार जाके बोला उनको कि सर ऐसा ऐसा हमने काम किया है। फिर उनका यही रहता है सर कि आप लोग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग प्राइवेट करते हैं, कल को अगर स्कूल में कुछ हो गया, अगर कोई सामान चोरी हो गया, कुछ टूट गया, तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो ये, और फिर वो जिला शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि आप जाके स्कूल के टीचरों से लिखवा के लाइए, और टीचर कहते हैं जिला शिक्षा अधिकारी से लिखवाइए सर। तो सर वो जो बच्चियाँ निकल सकती हैं ना सर अपने गाँव से, क्योंकि सर एक मेडल निकालती है ना एक बच्ची अपने गाँव से, तो सर गांव की 100 लड़कियों के लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। और एक लड़की अगर अपने गांव से भाग जाती है ना सर, तो सैकड़ों बच्चियां घर के अंदर कैद हो जाती हैं। आप तो एक सामाजिक सुरक्षा, एक लड़की के लिए, आप सर महिला सुरक्षा के लिए काम सर कभी नहीं समझ फिर भी जगह नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि बेटियों को लड़ने तो सिखा रहा हूँ मैं, मुझे लगता है कि बेटी तो सभी की बेटियां हैं, मौका तो जगह तो मिलनी चाहिए, कम से कम जगह तो दे दूँ। नहीं कुछ आप रिसोर्सेस नहीं है आपके पास, आप सामान नहीं दे रहे हैं, आप चीज़ें नहीं दे रहे हैं, आप कम से कम जगह दे दो खेलने के लिए। क्या मांग रहे हैं सर, ग्राउंड पे धूली तो उड़ानी? बेटी तो सबकी है, और सुरक्षा उसकी ज़रूरी है, और उसको खेलने के लिए, उसको सीखने के लिए, अपने आत्म सुरक्षा के लिए, कराटे के लिए अगर जगह गांव में नहीं मिल पाती, तो एक बड़ा सवाल रितेश ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि सिस्टम के लिए सवाल है, इस पे एक आत्म मंथन करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर से आप इतने समय से करते आ रहे हैं। एक और मैं आपसे समझना चाहता हूँ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, आपको ये कब अवार्ड मिला?
हाँ जी सर, ये इनोवेशन सर मैंने स्पोर्ट्स को जेंडर से जोड़ा है सर। एक्चुअल में सर जब हम 1000 बच्चियों के संग, अभी जैसे सर अभी हमारे पास 76,000 से ज़्यादा बच्चे ऑन रिकॉर्ड काम कर लिया हमने, और मैं 25 साल से कर रहा हूँ, ये तो 13 साल का ही डेटा है। तो मैं सन 2000 से करते आ रहा हूँ, तो मैं 2 लाख के ऊपर बच्चों के संग काम कर चुका हूँ। तो सर मैंने स्पोर्ट्स को सर, जैसे बच्चियां जो रहती हैं ना सर, सबको हम कराटे सिखाते हैं, सब 2 लड़कों से नहीं लड़ सकती, मुंह नहीं तोड़ सकती चीज़ें, तो सर हमने उनको जेंडर से जोड़ दिया। और सर उनके संग सेशन करते हैं, संविधान को लेके करते हैं, गुड टच बैड टच को, सर ऐसे 48 सेशंस हमने डिज़ाइन करे, और हर शनिवार को उन बच्चियों के संग वो सेशन लेते हैं। तो हमने स्पोर्ट्स को जेंडर को जोड़ दिया। तो अगर हमारी जो लड़की अगर उसके संग कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसको पता है कि उसको पुलिस पास कहाँ जाना है, महिला हेल्पलाइन कहाँ यूज़ करनी है, सर वो गुड टच बैड टच है तो किसको बताना है, ये सारी चीज़ें मर्ज की। तो सर इसके लिए मेरे को टीचर इनोवेशन अवार्ड मिला कि मैंने खेल को शिक्षा से जोड़ दिया। और दूसरा सर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, सर उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया, सम्मानित किया है, क्योंकि मेरे यहाँ 3 बच्चे जो हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं। तो जब उन्होंने मेरे बारे में पता किया तो मैं उनके पीछे था, तो उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया सर कि आपने मतलब इतना अच्छा काम किया है। फिर मेरा 45,267 बच्चों को सिखाने के लिए मुझे दिया है सर। और उसके बाद सर हमारा कंटिन्यू चालू है सर, 10,500 से के करीब बच्चे हर साल हम टीच करते हैं सर, मैं और मेरी पूरी टीम। आपकी साथी, आपके साथ की प्लेयर और शायद आपको गुरु मानती हैं। हाँ जी सर। और मना, आपको फर्स्ट डे अवार्ड मिला, लेकिन उसके पहले मैं समझना चाहता हूँ कि फर्स्ट डे ब्लैक बेल्ट गोल्ड मेडलिस्ट, मना अक्सर कहा जाता है कि सिर्फ संघर्ष सिर्फ बाहर नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। तो आप आपके परिवार के बारे में और थोड़ा घर के बारे में बताएं, आप कहाँ से निकली, क्या संघर्ष रहा, क्या परिवार की आपकी स्थिति थी? मैं हरदा जिले का ही गांव है आलमपुर, जहाँ से मैं निकली हूँ। एंड घर का माहौल ऐसा था कि मैं घर की 5वीं बेटी हूँ और घर में बेटा चाहिए था। तो ऐसे बात करूँ तो मैं अनवांटेड चाइल्ड वैसे थी, क्योंकि घर वालों को लगा था कि बेटा होगा, और फिर भी मैं 5वीं बेटी आई। तो मेरा नाम भी मना ही रखा कि बस और लड़कियां नहीं चाहिए जिस तरह से। जी। तो इसलिए मना रखा गया। यस। तो एक वो था कि सब लोगों को लगता था कि लड़का ही इम्पोर्टेंट होता है, और लड़कियां क्या ही करेंगी, मतलब ऑलरेडी एक लड़की है तो काफ़ी है, 5 लड़कियां नहीं चाहिए, या एटलीस्ट लड़की है तो वो बोझ समझा जाता है ना कि उनको दहेज देना पड़ेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पे बहुत सारा खर्चा होगा। तो उस तरह से, उस माइंडसेट से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन घर के अंदर फेस किया। घर पे जब मैं 8th क्लास में आई थी, तब हमारे स्कूल में 6वीं से 8वीं तक का स्कूल था, लेकिन उससे पहले मेरे गांव में 5वीं तक ही स्कूल था। तो जो मेरी दीदियां हैं वो 5th क्लास तक पढ़ी गांव में। मेरी 3 दीदियों की चाइल्ड मैरिज हुई। मैंने जब मैंने 8th क्लास पास आउट किया तो मेरे ऊपर सेम वही था कि अब मुझे भी शादी करके ससुराल जाना है। तो माइंडसेट वो नहीं था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ या बाकी लड़कियां नहीं। हाँ, तो इस तरह का कुछ था नहीं, बस उनको ये था कि आप बस हो गया, आपने 8th क्लास पढ़ लिया, अब आप घर में काम करना, खेतों में काम करना, क्योंकि आपकी शादी भी किसी ऐसे ही घर में ही होगी जहाँ पे आपके खेतों में काम करना पड़ेगा या मजदूरी करना पड़ेगा। तो बचपन से बस उस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रखा कि घर के काम करना है, खाना बनाना सीखना है, परिवार कैसे संभालना है, मजदूरी करने जाना है तो सब चीज़ कैसे मैनेज करनी है, वो सब चीज़ें। घर में कौन आपकी प्रेरणा बना? घर के अंदर अगर मैं बोलूँ तो ऐसा कोई घर के अंदर तो कोई नहीं था जो मुझे मोटिवेट करे। घर के बाहर की जो कहानियाँ थी, जैसे मैं 8th क्लास में थी तो मेरी फ्रेंड्स की शादी हुई थी, एंड जब उसकी शादी हुई, मेरी एक फ्रेंड है जिसकी वो खुद 15 ईयर की थी और उसका हस्बैंड तो था 40 ईयर का था। और नाबालिग उम्र में शादी हो जाती थी? हाँ, बहुत कॉमन था चाइल्ड मैरिज। अच्छा। एंड जब उसकी शादी हुई तो मैं उसको देखते थे, उसके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस होता था, एंड मैंने उसको मारपीट, मतलब अपनी आंखों से मारपीट देखी। मैं अपने मोहल्ले में देखती थी हर कोई ऐसी महिलाओं को ऐसा इतना पीटता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरी शादी हुई तो मेरे साथ वही होगा, मेरा पति भी मुझे ऐसे ही मारेगा। तो वो जब मैं आउटसाइड देखती थी कहानियों को, आउटसाइड लोगों को देखती थी तो मुझे बहुत डर लगता था, और वो जो डर था वो मुझे अंदर से वो मोटिवेट कर रहा था कि मुझे कुछ अलग करना है, अगर नहीं किया तो मेरी ज़िंदगी वैसे ही होने वाली है। तो उस डर से वो डर कब मेरी हिम्मत बन गया और मैं उससे बाहर निकलने लगी,
मतलब मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम पे क्या चल रहा है। मेरा जो बड़ा भाई है, मतलब मुझसे बड़े एक और भैया हैं, वो हॉस्टल में पढ़ाई करते थे, वो हरदा में। तो बहुत किस्मत से वो बहुत अच्छे हैं, मतलब क्योंकि वो थोड़ा समझते हैं। मैंने जब उनको बोला मुझे भी 9th क्लास पढ़ना है, तो भाई बड़ा हो या छोटा हो उसकी बातें घर में मानी जाती है। अगर मैं अपनी बहन से बोल रही हूँ मुझे भी पढ़ना है, तो बहन बोलेगी पता नहीं मतलब क्योंकि वो बोलेंगे मम्मी से बात करो, पापा से बात करो। तो जब मैंने भाई को बोला कि मुझे पढ़ना है, आप प्लीज़ मम्मी पापा को बोलिए कि मुझे पढ़ना है, तो जब मैंने भाई को बोला तो उसने जब घर पे बोला तो बातें मान ली गई बहुत ईजीली कि हाँ ठीक है पढ़ सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये था कि अगर एक मेंटलिटी मिली है कि पढ़ सकती हूँ, तो दूसरी मेंटलिटी ये है कि मुझे अकेले दूसरे गांव जाना है। गांव स्कूल में, इस गांव में तो स्कूल है नहीं, अभी आपको दूसरे गांव जाना है। कौन सी क्लास तक? 8th क्लास तक था। हाँ, तो आप 8th क्लास से ज्यादा वहाँ पे बच्चियाँ नहीं पढ़ी थी उस समय जब आप पढ़ती थी? नहीं, बहुत ही कम लड़कियां। पहली लड़की थी तुम जो गाँव से बाहर जाके शुरुआत करी? मैं गांव की नहीं बोलूँ, क्योंकि गांव में और भी लड़कियां थी जो आगे गई पढ़ने के लिए, कुछ लड़कियां निकलती थी। बट ऐसा होता था ना कि जैसे किसी के घर में कोई है तो आराम से छोड़ के आ जाएंगे, या रिसोर्सेस है तो आराम से जाके पढ़ लेंगे। लेकिन मेरे साथ 2 कंडीशन थी, एक तो मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं थे और दूसरा ट्रैवल करने के पैसे नहीं थे कि मैं वहाँ जाके मम्मी पापा क्या करते थे आप? तो मेरे जो पापा हैं वो मजदूरी करते थे, लोगों के खेतों में जाके काम करना, जो गाय भैंस चराने जाना वो भी किया है, फिर खेतों में जाके पानी देना, मतलब जो खेतों में पानी देने का काम होता है वो होता है। दूसरा जो भी काम मिल जाता था उनको खेतों में जाके, वो सारे काम वो करते थे। तो महीने का मिलता था कि रोज की मजदूरी लेके आते थे? तो उसमें ऐसे महीने का और मजदूरी ऐसा नहीं मिलता था। उसमें ऐसा था कि जब वो पानी देने जाते तो हमको खाने के लिए कुछ गेहूं मिल जाते थे, तो वो गेहूं हमें चल जाते थे कुछ दिन। ऐसे इस तरह से जब वो काम करने जाते थे तो कभी कुछ पैसे मिल जाते थे, कभी गेहूं, कभी चना, कभी दाल, इस तरह से चीज़ें मिलती थी जो हमें खाने के लिए रिसोर्सेस हो जाते था। तो उस तरह से था। वरना एक गरीब जो परिवार होता है जो जिस प्रकार से मजदूरी करता है, और जैसे आपने बताया गेहूं मिल गए, ये खाने की होता, जब त्योहार आते हैं उस गरीब परिवार के, तो वो क्या सोच के कैसे त्योहार मनाता है? तो मतलब त्योहारों पे तो ऐसा कुछ स्पेशल कभी होता नहीं था कि कुछ स्पेशल हम बनाएं या कुछ करें। जब मैं बचपन की बात करूँ तो कभी ऐसे बहुत सारी चीज़ों के नाम भी नहीं सुने थे कि क्या क्या होता है, या मिठाइयाँ कितने रंग की होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या चीज़ें होता है, वो सब चीज़ें कभी इतना कुछ देखा नहीं। कभी अगर कभी बनता था तो मतलब अगर पूरी बन गई घर में तो ऐसा लगता त्यौहार आ गया, तो सब्जी पूरी बन गई तो ऐसा लगता था त्यौहार हो गया, तो वो बन गया। कभी चूरमा बना लेते थे, जैसे दाल बाटी होता है और चूरमा हो जाता था, चूरमा बन गया तो बहुत बड़ा हो गया। बड़े घरों में आसपास गांव के अंदर सब होते थे, दिवाली पे दिए जल रहे, पटाखे फूट रहे, मिठाइयाँ आ रही, ये आ रही, तो परिवार में लगता था होगा ना सबको। हाँ, लेकिन उस टाइमिंग में ऐसा था कि मान लिया था कि हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना मतलब इतना कुछ इतना डीप में जाके सोचते नहीं थे कि। लेकिन मानती हो कि त्योहार गरीबों के नहीं होते? यस सर बिल्कुल सर, मानती हूँ। क्योंकि अभी जब हम दिलों की दिवाली सेलिब्रेट करने जाते हैं और फिर वहाँ पे देखते हैं ना बच्चों के पास पटाखे नहीं है जलाने के लिए, या उनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, तो हम लोग दिलों की दिवाली करके एक सेलिब्रेशन करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद हमारी पूरी टीम करती है, तो अपने अपने जगह पे। यस सर। तो वो अलग अलग गांव में जाके कुछ लोग जो बहुत अच्छा जिनके पास है और वो यूज़ नहीं करते चीज़ों को, तो वो हम इकट्ठा करते हैं, वो कैंपेन होता है, और फिर वो जाके हम अलग अलग गांव में जाते हैं और जहाँ जिसको जरूरत होती है हाँ वो बच्चों को देते हैं। कैसा फील करते हैं जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिनके पास पटाखे नहीं होते, वो फीलिंग्स, जिनके पास शर्ट नहीं है उनको जब जाके कपड़े देते हैं सर, और हमको तो लगता है कि हम वापस जी रहे हैं। मतलब हम अपनी दिलों की दिवाली नाम ही हमने इसलिए क्योंकि वो हमारे दिल के बहुत करीब है, एंड हम दिल को दिल से जोड़ते हैं। वो दियों वाली दिवाली तो सभी लोग मनाते हैं घर में, लेकिन हम जब दिलों की दिवाली मनाते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि वो खुशी दिल से निकलती है। सॉरी, आप जो बोल रहे हैं ना बस वही जीते हम वापस, क्योंकि उस टाइम इतना अभाव देखा है कि पटाखे फूट रहे हैं, देख रहे हैं लोगों के बच्चों को नए कपड़े पहन रहे हैं, तो वो बहुत पेनफुल होता है। तो वो हमने इसलिए 11 साल पहले, जिन्होंने नए कपड़े नहीं देखे, हाँ जी उनको सर, नए कपड़े मिल 11 साल से फिर हमने दिलों की दिवाली चालू करी। हमारे पास रिसोर्स पैसा है नहीं, क्योंकि आज भी हम कराटे फ्री में ही करते हैं। आपकी बात सुन के मैं भावुक हूँ। तो हम लोग सर बच्चों से सेकेंड हैंड सामान लेते हैं, जो हमारे अच्छे बच्चे आते हैं उनसे ले लेते हैं, उनके पेरेंट्स से लेते हैं, और सब गाँव जाके बांटते हैं सर, जंगलों में। मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन जब आप
जो करीब होता है या जो संघर्ष करता है उसके जीवन में कितनी तकलीफ होती है वो एहसास जीवन में हमेशा होना चाहिए। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ। जो मैं समझ सकता हूँ आपकी संघर्ष की गाथा। पढ़ाई के लिए आपने फिर क्या 9th के बाद फिर आगे 9th में चले गई, फिर 10th में चले गई, फिर बाद में जाने के लिए तो बहुत टाइम लगा था मुझे वापस से। क्योंकि जब मैं 9th में ही जा रही थी तो एक तो ये था कि मुझे पैदल जाना था। घर में ऐसा कोई रिसोर्स नहीं था कि कोई मुझे छोड़ के आए या मैं किराया अफोर्ड कर पाऊँ, या बसें भी बहुत मिनिमम टाइम से ही चलती थी कि 1-2 ही बसें चलती थी गांव में। तो पैदल जाना होता था 1 साल तक। तो उस टाइमिंग में क्या हो रहा था कि जो छेड़छाड़ और उस तरह की चीज़ें हैं, जैसे ही घर से निकलो तो आइट साइड मोहल्ले वाले लोग क्या ही कर लेगी पढ़ लिख के। आइट साइड जब लोग लड़के देखते थे तो लड़कों को ना एज ए शिकार वाली नज़रों से कि वो देख रहे हैं हमें, मतलब हम उसके लिए एक अफसर हैं, उस तरह से जब मेंटलिटी देखी। बस स्टॉप पे खड़े हैं तो लड़के कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, बैड कमेंट्स कर रहे हैं। तो जब ये सब चीज़ें होती थी तो ऐसा डर लगता था कि रिप्लाई करना नहीं आता था कि क्या रिप्लाई करना है या मैं उनको कैसे उनको जवाब दे पाऊँ। लेकिन ये था कि जब कोई बोल रहा था तो जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ बोलूँगी तो ऐसा ना हो कि मेरी पढ़ाई बंद हो जाए, तो मैं इस तरह से कभी कुछ बोलते ही नहीं थी। एंड चुपचाप अपने रास्ते जाना, अपने रास्ते आना, किसी ने कुछ बोला भी तो चुपचाप सुन के और आ जाना। तो इस तरह से चल रहा था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि घर वालों को भी लगा कि नहीं सेफ नहीं है जाना। तो 9th क्लास में ही फिर ऐसा हुआ कि जिस जगह से मैं निकली थी वापस वहीं पे आके खड़ी हो गई। घर वालों ने बोल दिया कि आप बंद, स्कूल जाना बंद। और सगाई भी फिक्स हो गई। मतलब लड़के देखने वाले तो पहले से ही आ ही रहे थे, वो तो बंद हुआ नहीं था। तो एक रिश्ता हुआ और उन्होंने फिक्स कर दिया और मुझे बोला गया कि बस अब स्कूल बंद करके आप घर पे रहो और ससुराल जाने की तैयारी करो। तो वो मतलब मेरे लिए वो बहुत वैसा पॉइंट था कि बहुत मुश्किल से मैं एक स्टेप चढ़ के वापस फिर नीचे फिसल के नीचे गिर गई। तो वहाँ पे मुझे लगा कि अब यहाँ से अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं अब मेरी शादी वही होगी और मारपीट मेरे साथ होगी। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। मतलब मुझे लग रहा था कि अब अभी क्या ही होगा मेरी ज़िंदगी में, कुछ नहीं पता। और कॉन्फिडेंस वो नहीं था कि मैं घर पे ये बोल पाऊँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। मतलब अंदर ही अंदर घुटना, मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गई कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो घर में फिर सबसे पहले कब ना किया? डॉक्टर्स की परमिशन से। मतलब मैं जब हॉस्पिटल लेके गए मुझे तब तक मैंने अपना सुसाइड नोट कंप्लीट कर चुकी थी। अच्छा। और मेरा फिक्स था कि अगर शादी हुई तो मैं मर जाऊंगी, मुझे शादी तो नहीं करनी है। तो वो पूरा डिसाइड करके सुसाइड नोट कंप्लीट किया। एंड डॉक्टर के पास जब लेके गए फाइनली मुझे, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको कोई टेंशन है और अगर इसका टेंशन कम नहीं हुआ तो ये मर भी सकती है। एंड फिर घर वालों को लगा कि ऐसा कौन सा टेंशन है जो इसको इतना बीमार कर दिया। तो फिर जब घर वालों फिर जब मुझसे पूछा गया तो तब मैंने उनको वो फाइनली बोला कि मेरा सुसाइड नोट है और जिस दिन शादी हुई मैं उस दिन मर जाऊंगी, मुझे शादी नहीं करनी है। एंड वो दिन था जब उनको लगा कि शादी से बढ़कर भी कुछ और हो सकता है। ज़िंदगी जीने का नाम सिर्फ शादी करना ही नहीं होता है कि शादी करो और ससुराल जाओ। एंड वही एक ज़िंदगी है लड़कियों की। लड़कियों की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट एजुकेशन भी हो सकता है, उनके सपने भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे जब मैंने उनको बोला कि मुझे पढ़ना है और मुझे आगे कुछ करना है, तो वहाँ मुझे एक परमिशन मिली थी। और वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मैंने पहली बार ना कहना सीखा था। एंड बहुत रिस्की भी था क्योंकि सगाई फिक्स होने का मतलब है कि समाज में सबको पता चल गया है कि सुसाइड नोट में ये लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है। और मतलब हर एक चीज़ की मैं अपने पूरे होशो हवास में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं वायलेंस वाली ज़िंदगी नहीं जी सकती। मतलब मैंने अपनी लाइफ के ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही थी। कितनी उम्र थी उस समय? 15 साल की। हाँ, 9th क्लास में मैं 15 ईयर की थी, तभी मैंने ये सब किया था। एंड पर वो जो मेरा ना कहने का उसको मैं बोल सकती हूँ कि हो सकता है कि अगर मैं वो ना कहती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। मतलब विवाह हो जाता तुम्हारा? नहीं, विवाह नहीं होता मेरी पंगत हो चुकी होती ऐसा हो सकता है कि मतलब मैं जा चुकी होती। लेकिन डेस्टिनी को और कहीं ले जाना था। यस। तो मैं समझता हूँ कि आपने संघर्ष किया और इस मुकाम पे पहुंची। यस। भारत का जब प्रतिनिधित्व किया आपने अंतर्राष्ट्रीय, यस सर। कब, कौन से साल में किया?
तो जो पहला इंटरनेशनल था मेरा 2018 में किया था मैंने, तभी मेरा सिल्वर मेडल लगा था। उसके बाद से मतलब उस टाइम पे मैंने दोनों इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, काता कुमिते मतलब कराटे में दोनों होता है। एक में गोल्ड जीता था, एक सिल्वर जीता था, तो मेरे को बहुत मतलब वहाँ पे बहुत खुशी इंडियन हुई टीम थी। की ओर से खेली थी। यस सर। हाँ। तो ओपन चैंपियनशिप था ये, फेडरेशन जो कहाँ पे कराते हुआ हैं, था? नेपाल में हुआ था ये। ओके। तो फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पे खेला था। फिर उसके बाद से फिर अलग अलग कई सारे टूर्नामेंट्स हुए। एंड उस टाइमिंग तक कॉलेज में कराटे नहीं था जब मैं खेली थी, मतलब कॉलेज में सिर्फ जूडो था और कुश्ती थी। तो मैं कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक ऐसे कुश्ती और जूडो खेलने के लिए जाती थी। तो मैं यूनिवर्सिटी तक मैंने रेसलिंग किया और जूडो खेला, और जो ओपन टूर्नामेंट्स होते थे उसमें मैंने कराटे में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि कॉलेज से तो मैं जा नहीं सकती थी, है ही नहीं। तो इस तरह से तो कराटे से जुड़ी कैसे आप? कहाँ किससे कैसे मुलाकात हुई और कराटे में सीखना किसने आपको प्रेरित किया? तो इसका एक ट्विस्ट कहानी है, मतलब क्योंकि मैंने 12th क्लास तक पास आउट किया, और जब मैंने 12th क्लास तक पढ़ा था तब मुझे क्लियर नहीं पता था कि आगे की पढ़ाई क्या करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि मैंने घर वालों को बोला था कि मुझे सिर्फ 12वीं तक पढ़ना है। मुझे उसके आगे के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो 12th क्लास पास आउट किया, फर्स्ट डिवीज़न पास हुई थी। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी, मैं ज़िंदगी में पहली बार फर्स्ट आई थी और घर वालों के लिए भी बहुत अच्छा था। मेरे लिए कॉलेज जाना थोड़ा दूर रहा, क्योंकि कॉलेज मेरा 15 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि मेरे पास ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं खेतों में काम करने के लिए जाती थी। 2 दिन खेतों में काम करने जाती थी, और उससे जो पैसे मिलते थे 10 रुपये किराया लगता था मेरा, 10 जाने का और 10 आने का 20 रुपये। तो 200 रुपये इकट्ठा करके फिर 4 दिन में कॉलेज जाती थी। तो इस तरह से मैं कॉलेज पहुँची थी। और जब मैं पहले दिन कॉलेज में पहुँची तो वहाँ पर मैंने देखा भावना चौबे एक मैम थी जो कराटे का ट्रैक सूट पहन के आई थी इस तरह से। और जब मैंने उनको देखा तो उस टाइम मैंने पहली बार देखा था कि लड़कियां इस तरह के कपड़े भी पहनती है। मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पे गांव में मोस्टली सब लोग सूट वूट पहन के, हाँ, और ओके मतलब अगर कोई त्योहार है तो साड़ी पहनते हैं। तो मैं उस बैकग्राउंड से गई थी, तो मैं बढ़िया से सूट वूट पहन के इस तरह से तैयार होके गई थी। अभी तो चोटी नहीं रखती हूँ, उस समय चोटी रखती होगी। बिल्कुल। हाँ। उस टाइम में चोटी बना के वैसे ही गई। मम्मी कहती होगी बगैर चोटी के बाहर नहीं जाना। नहीं, बिल्कुल बाल खुले तो बिल्कुल नहीं रखना है। हाँ। तो दुपट्टा डाले बिना तो कहीं नहीं जाना है, और दुपट्टा भी सलीके से डालना है आपको। तो उस तरह से मैं गई थी, और मैंने जब उनको देखा कि लड़कियां किस तरह के कपड़े पहन के आ जाती है, एंड मैंने जस्ट कमेंट कर दिया उनको ऐसे ही। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, और मैंने जस्ट उनके सामने जाके और बोल दिया कि लड़कियां कैसे कैसे कपड़े पहन के आ जाती हैं, इस तरह के कपड़े लड़कियां नहीं पहनती है। एंड मैं जब वापस क्लास में आई पढ़ने के लिए, तो मुझे फिर मेरी क्लासमेट ने बोला कि वो कराटे की टीचर थी जिसको तू ये बोल के आई है। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि कराटे मुझे उस जगह पे मिल सकता है। तो वहाँ फिर मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैंने सोचा लड़कियां भी कराटे कर सकती हैं क्या, क्योंकि मूवी में अक्सर हम देखते हैं लड़कों को ही मोटिवेट किया है, लड़कों को ही दिखाया गया है, लड़कों को इंस्पिरेशन बताया गया है कराटे के लिए। मार्शल आर्ट की जितनी भी मूवियाँ थी पहले जो मैंने देखी थी, सब में लड़कों को बताया, कोई एक लड़की फाइटर मुझे दिखी नहीं थी। हो सकता है कि मैंने नहीं देखी, लेकिन मुझे नहीं दिखी थी। तो मुझे लगा था लड़कियाँ नहीं होगी। जब मैंने फिर उनके पास गई, उनसे सॉरी कहा, और उनको मैंने कहा कि मुझे भी ज्वाइन करना है क्लासेस। एंड वहाँ पर मैंने फिर क्लासेस ज्वाइन की उनकी। एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो भी खेल सकती है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है ना, मतलब जस्ट वो ऐसे सिखाने के लिए बोल दिया होगा उनको। तो मैंने उनको बोला मैम आप मुझे बताइए कैसे करते हैं कराटे। फिर उन्होंने मुझे किक करके दिखाया और वो सब दिखाया, तो मुझे लगा कि ये कर सकती है तो मैं तो कर ही सकती हूँ, मुझे भी करना है। एंड वहाँ से मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट चाहिए। पहली बार में बहुत लगी होगी हाथ में है? हाँ, लगी वो तो अलग था, लेकिन जो बातें थी मेरे दिमाग में, मतलब मैं जैसे पंच कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये उस आदमी का मुंह है जिसने मुझे कुछ गलत कहा था। ये उस मतलब मेरे अंदर ना एक गुस्सा था बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं बस से जा रही थी तो कई बार बैड टच हो रहा था। लड़के इधर से चढ़ते, कुछ टच किया ज़बरदस्ती, मैं खड़े हुए, और इस तरह की हरकतें करते जैसे ऐसा लगता था कि ये लोग मतलब लड़कियों को सिर्फ परेशान करने के लिए आते हैं। तो वो बट उनको कोई रिप्लाई नहीं करते थे। लेकिन उस टाइमिंग में जो अंदर गुस्सा होता है, जो एक बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, वो हमेशा लड़कियों को कमज़ोर बनाता है, क्योंकि वो लड़कियों को ऐसा फील कराता है कि हम क्यों बाहर निकल गए। क्योंकि वो जब होता है तो कई बार लड़कियां सोचती है कि हम अपना रास्ता बदल लें, हम अपने सपने बदल लें, हम अपना घर, हम अपना टाइमिंग बदल लें। तो लड़कियां हर जगह पे अपना सब कुछ, हाँ, विवाद में नहीं पड़ना चाहती, कि उनको लगता है आज अगर रिप्लाई किया तो कल कुछ और भी हो सकता है। तो लड़कियां हमेशा चुप रहती है, और मैं उसी तरह से चुप रहती थी।
जब मैंने कराटे थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, पर वहाँ पे ऐसा होता आधे घंटे की क्लास थी तो मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा था प्रैक्टिस जितने करने पंच का। मारते थे वो बस वाला लड़का दिखता था। बहुत सारे दिखते थे, मतलब एक नहीं था, कई सारे थे। तो वो वहाँ से फिर मैंने मैम को बोला मुझे और सीखना है, तो फिर उन्होंने मुझे सर के बारे में बताया कि यहाँ पे रितेश सर हैं जो फ्री में कराटे सिखाते हैं, क्योंकि मेरे लिए पैसे देना तो पॉसिबल था नहीं कि मैं फीस दे के तो मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, तो मैं फीस कराटे की कहाँ से ही देती। तो जब मुझे पता चला सर फ्री में सिखाते हैं, मैंने मैम को बोला मुझे मिलवाइए, तो फिर मैम ने मुझे सर से इंट्रोड्यूस कराया 2013 में। एंड 13 में जब मैं सर से मिली तो मुझे बहुत डिफरेंट था मेरे लिए कि एक तरफ जब मेरे साथ बैड टच हुआ, मैं घर पे बता रही तो मम्मी ने बोला बेटा किसी को बताना नहीं है, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। जब लोग कुछ बोल रहे हैं तो मम्मी बोलती बेटा किसी को नहीं बताना, नहीं तो तेरा स्कूल बंद हो जाएगा। तो हमेशा जब भी कुछ चीज़ गलत कोई और करता है, गलत हमारे साथ होता है और हमें बोला जाता है कि चुप रहो। हाँ। तो मुझे वो चीज़, मुझे लगता था कि शायद लड़कियों को चुप ही रहना चाहिए। जब मैं सर की क्लास अटेंड की तो वहाँ पर सर बोल रहे थे किसी ने भी कुछ अगर ये बोला कि किसी को नहीं बताना तो वो बात सबसे पहले जाके बताना। अगर आपके साथ कहीं बैड टच हो रहा है, कुछ बैड वर्ड बोल रहा है तो मुंह तोड़ के आ जाओ। तो मैं कंफ्यूजन में थी कि सर की बात मानूं या मम्मी की। तो फिर मैंने सोचा मम्मी की बात छोड़ते हैं, क्योंकि मम्मी की बात इतने साल मान ली है, अब और नहीं मान सकती मैं। तो फिर मैंने सर की बात मानने स्टार्ट किया और फिर जो मुंह तोड़ने वाला है फिर वो चालू किया कि अब नहीं रखना, मुझे ऐसे चुप तो नहीं रहना है। जितना प्रैक्टिस किया, जितना किक चलाना सीखा, जितना पंच चलाना सीखा, सही में असल जिंदगी में किसी का मुंह तोड़ा? बहुत सारा तोड़ा। पेपर में फोटो आया था, मतलब बीच मार्केट में मारा इसने लड़कों को। ऐसा? यस सर, बिल्कुल। मतलब क्योंकि ना लड़कियों के अंदर ताकत हमेशा होती है। आपने देखा होगा कि जब लड़कियां गुस्से में आती है तो वो हर चीज कर जाती है, लेकिन जब भी वो शांत रहते हैं तो उनको हमेशा दबाया जाता है। तो जब गुस्सा आता है तब भी ताकत तो आती है, इसका मतलब ताकत तो है उनमें, बस वो कभी उस ताकत को जाहिर नहीं करती, हमेशा रिस्पेक्ट करती है कि ठीक है हमारे संस्कार है, हमें चुप रहना है, हमें शांत रहना है। तो उस तरह से हम हमेशा शांत रहते हैं। लेकिन जब एक दिन ऐसा ही हुआ था, किसी ने मुझे कुछ बोला था और मैं सर के पास गई और मैंने सर को बोला सर वो मुझे कुछ बोल रहा है, ये मुझे छेड़ रहा है। तो इन्होंने मुझे एक थप्पड़ लगा दिया और इन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने तेरे को कराटे इसलिए नहीं सिखाया कि मैं तेरे लिए जाके लड़ूं। ये तो तुम्हारा काम है, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं थोड़ा ना लड़ने जाऊंगा, और ऐसी कितनी सारी लड़कियां हैं, मैं सबके लिए लड़ने जाऊंगा तो फिर मैं तो लड़ते ही रहूंगा दिन भर। तो मुझे उस दिन लगा था लड़कियां भी लड़कों को दबा देती है। लेकिन उस टाइमिंग में क्योंकि 2013-14 की बात है, हाँ, तो तब फिर इन्होंने जब मुझे वो लाइन बोली कि ये तुम्हारी लड़ाई है, मैं हर बार किसी के लिए लड़ने नहीं जाऊंगा या मैं इतनी सारी लड़कियां सबके लिए लड़ नहीं पाऊंगा, तो मुझे लगा था मुझे लड़ना चाहिए। रितेश, आपसे मेरा एक सवाल है कि जब आप इससे पहली बार मिले मना से, तो आपको क्या फील आया? आपको लगा कि इसमें पोटेंशियल है या आगे फ्यूचर में एक आयरन गर्ल बन सकती है या एक चैंपियन बन सकती है या फ्यूचर की लीडर बन सकती है? क्या लगा आपको? ऐसा कभी आपने सोचा? नहीं सर, मैंने बताया सर, मेरे पास उस टाइम पे 10-10 सेंटर हुआ करते थे, बहुत सारी बच्चियां आती थी सीखने, तो आती थी सर सीखना है कराटे कर लो। अभी ये मलेशिया में कराटे सीरीज खेल के आई, तो मतलब काफ़ी नाम हुआ मेरा भी, मतलब लोगों ने मेरा भी नाम किया। पर स्टार्टिंग में जब बच्चा आता है तो मेरे को कम से कम 6 महीने साल भर समझने में लगता है कि मतलब ट्रेनिंग कैसी हो रही है, फिर वो लड़ने मेडल देने लग जाए। फिर कब आपका ध्यान गया कि ये लड़की में है एक एनर्जी है और एक दिन ये मेरे घर आई और आके रोने लगी और उसने बताया कि एक बस स्टैंड है टिमन्नी में, वहाँ पे इसको वो वहाँ पे एक चाबी ताले वाला होता था, वो रोज छेड़ता था, परेशान करता था। तो मैं बहुत जोर से आई, तो पहले तो मैंने उससे बोला, मैं कहा ये लड़ाई तेरी, तू जाके लड़। मैं कहा मैं लड़ूंगा, और उसको भगा दिया मैंने, क्योंकि पहले मैं बहुत सख्त कोच हुआ करता था, बात ही नहीं करता था, मतलब वो बहुत ज़्यादा बच्चों में बहुत पीटता था मैं, मतलब सुनते ही नहीं था। फिर मैंने इसका हाथ पकड़ा, मैं चल, और इसको बस स्टैंड लाया, मैंने कौन था तो बता, मार। और इसने मेरी तरफ देखा और मारना चालू कर दिया। मेरे को उस दिन लगा कि इसको जो बोलूँगा वो करेगी। उस दिन से इसको अब तुम ट्रेनिंग करो। फिर ट्रेनिंग करना चालू करें। फिर इसी ने तिनका सामाजिक संस्था बनाया,
अच्छा। इन्हीं ने बोला कि एक दिन आई मेरे पास, सर आप इतने साल से काम कर रहे हो, सारे बच्चे मेरे पास आए, सर प्लीज़ आप इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप इसे 17 सालों से बिना नाम रखे फ्री में करे जा रहे हो, इसको हम अपन प्रदेश में लेके जाते हैं पूरे मैंने देश इसका में। नाम जो तो तिनका रखा, ये तिनका क्या सोच के रखा आपने? जब तिनका होता है ना, वो अगर आप रामायण देखे होगे आपने, तो जो सीता मैया होती है एक छोटा सा तिनका उठाती है, जी। एंड वो तिनका की ताकत ऐसी होती है कि रावण उसके पास तक नहीं आता है। और ऐसी हमारे यहाँ पे कहावत भी है ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा है। तो जो तिनका होता है वो हम चाहते हैं कि हम सब एक तिनका हैं, जो हम हर किसी डूबते हुए को हमें बचाना हमारा उद्देश्य है। तो हम वो तिनका बनना चाहते हैं कि हम किसी को भी सहारा दे सकें। हमें जो सहारा मिला हम दूसरे का हाथ पकड़ के आगे लेके आए। एंड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो एज ए चैन सिस्टम पे ही काम करता है। जैसे सर ने सिखाया तो मुझे सिखा दिया, अभी मैंने किसी और को सिखाया, फिर वो किसी और को सिखा रहा है और उनके स्टूडेंट भी किसी और को सिखा रहे हैं। तो इस तरह से एक चैन सिस्टम चल रहा है। और अगर आप लास्ट स्टूडेंट से भी पूछोगे अभी कि कौन कितने है, लोगों को आपने ट्रेनिंग दे दी? तो 76,000 तो अभी तक हमारा मतलब जो हमारे पास रिकॉर्ड में है, क्योंकि बाकी हम पहले कौन कभी रिकॉर्ड? रिकॉर्ड करते भी नहीं थे। 17 साल का रिकॉर्ड पीछे का नहीं है, ये तो सिर्फ 13 साल का रिकॉर्ड। 13 से भी नहीं है, मतलब हमारे पास मोस्टली ज़्यादा 17 के बाद का ही रिकॉर्ड है, जो हम फिर रखने लगे कि हमें करना चाहिए। मतलब 7-8 साल का रिकॉर्ड है आपका। हाँ, 7-8 साल में आपने 75,000 मतलब 75,000 लड़कियों को, 20,000 लड़के हैं, 53 लड़कियां हैं। लेकिन युवाओं को आपने ट्रेन किया, चाहे लड़के हो लड़कियां, 75,000 और पिछले 7 साल में। और आप समझ सकते हैं कि इनका प्रयास, जिन्होंने संगठन का नाम रखा, इनकी संस्था का नाम रखा तिनका करके आपने कैसे इस संगठन को जोड़ा, कैसे एक ट्रेनर्स तैयार किए। एक मैं समझता हूँ कि आपकी तिनका की कहानी एक प्रेरणादायक है और हर युवा को इस प्रकार ही तिनका के रूप में अपना करियर बनाना आना चाहिए। तो 76,000 मतलब 76,000 आपने ट्रेन की, और ट्रेनर्स कितने तैयार किए? अभी पिछला हमारा जो था 171 ट्रेनर्स थे, अभी हमारे 250 ट्रेनर्स वो हो गए। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में आप लोग कर रहे हैं? तो अभी तक हमने 20 डिस्ट्रिक्ट्स में रीच आउट किया है। जी। एक्टिवली पार्टिसिपेशन अभी 10 डिस्ट्रिक्ट में है। जी। 10 डिस्ट्रिक्ट में अभी हमारी रेगुलर क्लासेस है मध्य प्रदेश के। इस संग- 23 सेंटर। अच्छा, इस संगठन का इम्पैक्ट क्या रहा पूरे स्टेट के अंदर आप जो काम कर रहे हैं? तो अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो जैसे सबसे ज़्यादा कराटे मतलब ऑन ग्राउंड पे अगर हम बात करें तो हरदा में बहुत चलता है, क्योंकि हरदा में हमारे सारे ट्रेनर्स प्रॉपर स्कूल में जाके पूरे टाइम कराटे करते हैं। और कई जगह पे जब हमने देखा तो कई जगह पे ऐसा होता है नाम के लिए तो चल रहा है लेकिन प्रॉपर ग्राउंड पे चलता नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट इसलिए भी क्योंकि ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं है। तो हम ज़्यादातर फोकस अभी कर रहे हैं कि हम ट्रेनर्स ज़्यादा बनाएं और वो ट्रेनर्स जाके स्कूलों में पूरा टाइम काम करें, तो ट्रेनर्स का भी कैपेसिटी बिल्ड होगा और जो बच्चे हैं उनका भी। इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम से लड़कियों को, लड़कों को ट्रेनिंग है, आपको लड़कियों में सोच और बदलाव में फर्क दिखा? बहुत सर, मतलब ऐसी कोई ऐसी कहानी बताओ कि आपको लगा कि हमारी मेहनत सफल हुई, जो फीलिंग आती ना कि तिनका संगठन ने इनके लिए ट्रेनिंग दी और इन्हें सिखाया, तो क्या सोच बदलाव? ऐसी कोई कहानी आप बताएं किसी लड़की के बारे में। बहुत सारी कहानियां हैं। अगर मैं एक कहानी बताऊं तो यही भोपाल की एक खुशी राजपूत, जो उसके पेरेंट्स नहीं है लेकिन खुशी की फैमिली अब बहुत बड़ी है। तिनका जैसे तिनका हमारी जो फैमिली है ना, हम उसको तिनका सामाजिक संस्था तो बोलते हैं लेकिन कराटे फैमिली बोलते हैं। तो खुशी जो है जब हमारे पास मुझे मिली थी 2019 में, पहली बार उसने अपना घर छोड़ा था। उसके पेरेंट्स 2010 और 12 में एक्सपायर हुए थे। तब से वो अकेले रह रही थी, अपनी किसी रिश्तेदार के घर रही, लेकिन वो वहाँ पे भी ठीक से नहीं रह पाई। वायलेंस और वो सब चीज़ें उसने झेला। एंड उसके बाद फिर वो 2019 में उसने 18 साल कंप्लीट हुई थी और तब उसने अपना घर छोड़ा था। और उसी दिन वो जिस दिन घर छोड़ा उसी दिन किस्मत से मुझे मिली थी। तो फिर मेरी उससे बात हुई कि वो क्या करती है। वो ऑलरेडी कुछ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थी। तो मैंने उससे फिर बात की कि वो कैसे स्पोर्ट्स को भी अपना करियर की तरह देखे और उसमें हम काम करें। तो जब उसको मोटिवेट किया, वो पहले आई टिमानी हमारे पास, वहाँ पर उसने सीखा।
फिर उसने सिखाना स्टार्ट किया। फिर यहाँ के जो चाइल्ड केयर होते हैं, बाल गृह होते हैं, सुधार गृह होते हैं, वहाँ पे जाके कराटे का ट्रेनिंग दिया। फिर उसके बाद उसने भोपाल में अभी कई सारे लीडर्स बनाए। 23 सेंटर्स हैं भोपाल में जो एक्टिवली रनिंग है, जहाँ पर वो कराटे का ट्रेनिंग वो और उसके अभी जो उसने तैयार किए ट्रेनर्स, वो ट्रेनर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उसने ना सिर्फ अपनी लाइफ मतलब इंडिपेंडेंट वो वैसे रही, बल्कि उसने बहुत सारे ट्रेनर्स और बहुत सारे ऐसी लड़कियों को भी सिखाया जो इस तरह की प्रॉब्लम्स में जूझ रही थी। एंड उसके स्टूडेंट की बात करूँ तो महिलाएं भी अब आ रही है जो अपने बच्चों के साथ कराटे सीखने आती है। एंड एक लड़की है अभी जो नेशनल प्लेयर बनी है, एंड वो अपने बच्चों के साथ, उसके 2 बच्चे कराटे में आते हैं, उसकी बेटी भी नेशनल प्लेयर है और वो भी नेशनल प्लेयर है। तो खुशी क्या कहती है आपको, आपने उसको ट्रेन किया? खुशी मतलब जब उसके वर्ड्स होते हैं ना, पहले बोल रही थी कि मुझे लगता था कि भगवान ने मुझसे मेरे पेरेंट्स छीन लिए, लेकिन अब वो बोलती है कि मुझे लगता है कि अगर उन्होंने दो लोग छीने हैं तो मुझे 1000 लोग दिए हैं, वो जो मुझे बहुत आगे तक लेके जाएंगे और लेके जा रहे हैं एटलीस्ट। और वो खुद भी इतनी इंडिपेंडेंट बन रही है अभी कि वो स्कूलों में जाके ट्रेनिंग भी देती है, वो अपना यूपीएससी का पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही है। हाँ, तो वो अपने आप को मतलब बहुत प्राउड फील कराती है। और मैं जब उसके स्टूडेंट से भी मिलती हूँ तो जो स्टूडेंट्स मतलब पहले ऐसे देखते हैं ना कि इसके तो माँ बाप नहीं है, उस तरह से देखते हैं, लेकिन वहाँ पर उसके स्टूडेंट्स आते हैं, उसके पैर छूते हैं, वो रिस्पेक्ट और उसको ऐसे एज अ आइडियल गुरु मानते हैं। वो चीज़ें बहुत यूनिक है, मतलब बहुत अलग है कि एक 21 साल की लड़की के कोई बड़े लोग आके पैर छू रहे हैं और उसको अपना आइडियल मान रहे हैं। ये हिंदुस्तान के संस्कार है। यस सर, रोल मॉडल है सर वो। अब आप लोग चाइल्ड मैरिज पे भी, चाइल्ड वायलेंस पे, इस पे भी आप लोग काम कर रही हैं, आपकी संस्था, इस पे बारे में कुछ बताएं। तो चाइल्ड मैरिज, जैसे मैंने बताया कि मैं जब थी तब बहुत सारी चाइल्ड मैरिज होती थी, एटलीस्ट बहुत सालों तक भी होती रही जब तक मैं थी। मैंने 2013 में जब मैंने कराटे स्टार्ट किया था, 2013 में ही मैंने अपने गांव में सिखाना स्टार्ट किया था। एंड मैंने 2013 में अपने गांव के स्कूल में जाके कराटे सिखाना स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे सरपंच से बात करके वहाँ पे जो एक खाली हॉल रखा हुआ, बहुत दिन से पड़ा हुआ था, उसको साफ़ करके उसमें कराटे करना स्टार्ट किया, गाँव की लड़कियों को सिखाना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे कई सारी चाइल्ड मैरिज मैंने रुकवाई। एक लड़की को तो सीएम ने सम्मानित भी किया था अपने चाइल्ड मैरिज रुकवाने के लिए, और 50,000 का रिवॉर्ड भी उसको मिला तो था। कभी लोकल सामाजिक रूप से विरोध भी झेलना पड़ा होगा? बहुत। कोई ऐसी घटना बताओ जिसके अंदर आपको भारी विरोध झेलना पड़ा है, आपने बिल्कुल लगी रही कि नहीं ये शादी गलत हो रही, चाइल्ड नाबालिग लड़की की हो रही? यस सर, अभी रिसेंटली 1 साल पहले की ही बात है। एक गांव है हमारे यहाँ पे जहाँ पे चाइल्ड मैरिज हो रही थी। हमें पता चला कि चाइल्ड मैरिज हो रही थी, हमारी जो ट्रेनर है वो उसी गांव की है, तो उसने हमें बताया कि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज हो रही, मेरी फ्रेंड है जो स्कूल में ही मेरे साथ पढ़ती है, उसकी शादी हो रही है। हमने जब उसकी जानकारी गवर्नमेंट को दी कि ये लड़की की शादी हो रही है, नहीं होनी चाहिए। अंधविश्वास की बात करूँ तो मतलब उसके पेरेंट्स इसलिए शादी करना चाह रहे थे क्योंकि किसी बाबा ने उनको बोला था कि अगर चाइल्ड मैरिज करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड उस अंधविश्वास के चक्कर में उस लड़की की शादी की जा रही थी। हमने जब गवर्नमेंट को बोला, महिला बाल विकास को बोला, एटलीस्ट मैं कलेक्टर सर को भी बोला कि यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। कलेक्टर सर खुद भी गए वहाँ पे। जिस दिन शादी होने वाली थी उसी दिन कलेक्टर सर वहाँ पे पहुँचे थे। किस्मत से वो 1 घंटे पहले पहुँच गए थे शादी से, तो जो बारात आ रही थी वो पिछले गाँव में ही थी, मतलब उस तक गाँव में पहुँच नहीं पाई थी। हाँ, तो जब इनको पता चला कि यहाँ पे हुआ, उन्होंने बारातियों को फ़ोन किया, उधर ही रुक गए और वहाँ पे उन्होंने वो पंचनामा बना दिया कि यहाँ पे तो गंगा पूजा हो रही है, शादी वादी नहीं हो रही है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, कलेक्टर मेरे को लेटर भेज रहे हैं कि यहाँ पे गंगा पूजा हो रही है, तुम हमें गलत चीज़ें भेज रही हो। एंड वहाँ पे वो पेरेंट्स बोलते तुमको क्या करना है, हमारी बेटी की शादी हो रही है, हम कर रहे हैं, सब कुछ हमारा हो रहा है। मतलब मैं आलमपुर में, जहाँ पे मैं हूँ, मैं वहीं पे थी। लेकिन जो हमारे ट्रेनर्स थे वो लोग जब वहाँ पे जा रहे थे, बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोग सीधे बात नहीं करते, मतलब क्योंकि हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम बैक में ही रहें, पर जो गवर्नमेंट है वही लोग आगे आए। तो हम महिला बाल विकास को ज़्यादा आगे करते हैं। तो अगर आप वहाँ के महिला बाल विकास से बात करेंगे तो उनको हम केसेस देते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, आप प्लीज़ जाके आप करिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं, ट्रेनर्स जो हैं, वो बहुत बड़े नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ, आपको बोला गया उनके परिवार वालों ने कि गलत कर रही है? हाँ, ये तो परिवार ने भी बोला, एटलीस्ट वो छोटी बच्ची खुद भी बोल रही कि तुमको क्या करना है, अब मेरी शादी हो रही है तो हो जाने दो ना, हो गई अब तो क्या करूँ मैं, मतलब उसको क्या पता, उसको क्या ही पता। हाँ, तो वो बच्ची बोल रही है, उसके फैमिली वाले बोल रहे हैं कि तुम लोग को क्यों जरूरत है हमारे घर में इंटरफेयर करने की। वो हुआ एंड उन्होंने पंचनामा बना दिया कि गंगा पूजा हो रही है।
एंड कलेक्टर वहाँ से चले गए। कलेक्टर वहाँ से गए, बारात आई और बाकायदा बहुत अच्छे से शादी हो गई। अगले दिन वो लड़की स्कूल पहुँचती है, मतलब बाद में स्कूल पहुँचती है और बोलती है कि ठीक है जो हो गया हो गया, मेरी शादी ही नहीं हुई, ऐसे बोल रही है। अब जो गाँव में है उसको तो पता ही है ना कि शादी हुई है कि नहीं हुई है। तो वो चीज़ें मतलब हमें लगता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट का भी जो रोल है वो बहुत ऐसा बोलना चाहिए ना कि कोई भी गुमराह कर रहे जा रहा है या बातें इतनी अच्छे से सुनी नहीं जा रही है, ऐसा बोल सकते हैं। सरकार तक आम व्यक्ति की बात नहीं पहुंच पाती, हाँ, प्रशासन तक आम व्यक्ति की बात नहीं पहुंच पाती। हमने दोबारा भी कॉल किया था सर को कि सर वो वहाँ पहुँच गई है बारात, वो उसके बाद से वो हमसे बात करनी बंद कर दिया। और जो अधिकारी थे वो हमारा फ़ोन तक नहीं उठा रहे। वो बच्ची की शादी हो गई तो वो वहाँ पे क्योंकि उनको ऐसा लगता सेम डे आपने कॉल किया था? सर 1 घंटे बाद ही कॉल किया। हाँ, तो उन्होंने मतलब ये था। और वो फिर उसके बाद जो हमारी हर गांव में हमारे सेंटर्स हैं तो वहाँ पे एक लीडर होता है, जैसे मना आलमपुर से तो इनके गांव में, तो गांव में जैसे लीडर है तो सर वो लोग भी उसके फिर पीछे पड़ जाते हैं सर। फिर वो हम मतलब लड़ाई करना, विरोध करना, गांव में सेंटर बंद करवा देना और घर जाके धमकी देना, ये सारा होता है सर। कई सेंटर भी बंद हुए होंगे कई बहुत जगह। जगह अभी हम रोड पे चालू कर देते हैं। हाँ, मतलब हमारा एक गांव है जहाँ पे हमारा सेंटर क्यों बंद कर देते? लड़कियों को ये सर ये भड़काते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को भड़काते हैं। फिर मतलब जो लड़कियों के पेरेंट्स उनको कि ये लोग तो घर तोड़ाना सिखाते हैं, ये लोग तो कुछ तो भी सिखाते हैं। अगर इन सब से बात नहीं बनती तो वो तो लड़के लड़कियां साथ में जाते हैं, साथ में रहते हैं, तो लड़कियां बिगड़ जाएंगी, फिर लड़कियां भाग जाएंगी। मतलब जो क्योंकि गाँव में ऐसी मेंटलिटी है ना कि लड़कियों को ऐसा समझा जाता है कि ये हमारे घर की इज्जत है, तो अगर ये लड़कों के साथ वहाँ पर है तो ठीक है कि नहीं है ये नहीं पता। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में हर ब्लॉक के अंदर कोएड एजुकेशन होती है सरकारी स्कूलों में। तो एजुकेशन सर जो होती बच्चे यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं, पेपर में आ रहे हैं, टीवी में आ रहे हैं, फिर भी उनका यही है कि जो बच्चा है वो बिगड़ जाएगा। अब वो सर गाँव की जो मानसिकता है जो लोकल की वो बहुत। हाँ, तो ऐसे पहले काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई है, लेकिन अभी ऐसा है कि एक नाम फैम हमारा हुआ है। तिनका का नाम ऐसे है वहाँ पे ब्रांड की तरह की, ठीक है, अगर हम हैं कराटे प्लेयर्स हैं, कराटे की लड़कियाँ काफ़ी आगे निकलती हैं, तो अब वो चीज़ें ठीक हुई है। नहीं तो पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोग को मोस्टली लड़के आते थे सीखने के लिए, लड़कियों को तो मना ही कर देते थे। तो हम लोग का भी यही था कि हम लड़कियों को सिखाएंगे ही नहीं अगर आप अपनी बहन को नहीं लेके आओगे। मतलब 5 साल क्या आपका विजन है इस तिनका को लेके, संगठन को लेके के? तो नेक्स्ट 5 ईयर का जो हमारा विजन है, फर्स्ट ऑफ तो हम पूरा एमपी कवर करना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी जगह पे ट्रेनर्स बना रहे। तो इसके लिए हमारा स्ट्रैटेजी भी है, हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बात भी की है, जो हमारे कांटेक्ट में ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे, कि हम वहाँ के लोगों को ट्रेन करें लोकल में, और वहाँ पे हम जाके पूरे एमपी में फिर कराटे सरकार या स्कूलों के साथ पार्टनरशिप प्रोग्राम। तो अभी गवर्नमेंट ने एक आदेश पारित किया था 2014 में कि जहाँ पर भी ग्राउंड अवेलेबल है वहाँ पर वो स्पोर्ट्स अगर ट्रेनर है तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट का आदेश है वो कई बार ऐसा होता है कि जो लोकल टीचर हैं वहाँ के जो प्रिंसिपल है स्कूल तक, उनको वो समझ ही नहीं आता है। अगर उनसे बोलो तो वो बोलते कि नहीं हमारे अधिकारी ने नहीं बोला है, आप हमारे डीओ सर से लिखवा के लाओ। तो जो गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का आदेश है वो कई बार वहां तक नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से मिलती नहीं है पार्टनरशिप। हम चाहते हैं आदेश पहुंच भी चला भी जाता है तो जो जिला अधिकारी वो मनमानी करते हैं। जिला अधिकारी तो कई बार हाँ बोल देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उनसे बार बार कनेक्शन करना पड़ता है ना, तो वो टाइमिंग, वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। फिर ब्लॉक का मना कर देगा, या टीचर मना कर देगा, स्कूल कर देगा, हॉस्टल का मना कर देगा, स्कूल टीचर तो बिल्कुल मना कर देगा। सरकार के आदेश को भी समय पे पालन नहीं होता। वो टीचर कह रहे हैं कि आप जिला शिक्षा अधिकारी से लिखवा के लाओ, जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हो शिक्षक से लिखवा लाओ। अब सर वो क्यों लिख के देंगे कि उनके यहाँ पे आप ग्राउंड पे ट्रेनिंग करो, क्योंकि अगर उनके ऊपर आ जानी है कोई बात हो। वैसा ग्राउंड भी नहीं देते सर, जो जिसमें लोग दारू पी रहे हैं बैठ के, मतलब पत्ते खेल रहे हैं, चौपड़ हो रही 4 बजे के बाद, बच्चे 2 बजे के बाद स्कूल ऑलरेडी, मतलब स्कूल की छुट्टी के बाद जो बच्चे ताला लग जाता, बंद हो जाता। सर ताले है ही कहाँ सर, मतलब कई जगह पे तो बाउंड्री वॉल और वो सब है ही नहीं। अगर आप गांव के स्कूलें देखेंगे कई सारी, तो वहाँ पर सारे स्कूल्स में बाउंड्री वॉल नहीं है, प्रॉपर स्पेस नहीं है। मतलब अगर ग्राउंड भी है तो उसमें गिट्टी पत्थर वैसे ही पड़े हैं, वो ग्राउंड भी अच्छे से बने नहीं है जहाँ पर बच्चे ठीक से प्रैक्टिस कर पाए। माना तुमने भारत का प्रतिनिधित्व किया, इंडिया टीम का, तो कभी सरकार की तरफ से कभी आपको आगे बढ़ाने के लिए या कहीं ट्रेनिंग के लिए या सेंटर में इसके लिए कभी इनविटेशन आया कभी?
नहीं सर, जैसे अभी रिसेंटली मैंने मलेशिया में जो हमारी इंडियन टीम है उसी के साथ पार्टिसिपेट किया, जो कराटे फेडरेशन इंडिया है, कराटे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, उनकी तरफ से। तो ऐसे होता है कि जो बच्चे विनर हो जाते हैं, मतलब चैंपियन, अगर आपने मेडल जीता है फेडरेशन टूर्नामेंट्स में या जो गवर्नमेंट इंडियन टीम के साथ, तो आपको कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जैसे वर्ल्ड सीरीज में भी ऐसा है कि हमारे देश से 2022 में एक बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता था। फिर रिसेंटली अभी जब वर्ल्ड कराटे सीरीज हुआ उसमें एक बच्चे का 4th ब्राउन्स मेडल आया, एक लड़के का। इससे पहले एशियन चैम्पियनशिप में एक मेडल आया है और अभी साउथ एशियन चैम्पियनशिप में मेडल आया है। तो कराटे के जो मेडल्स हैं ना वो अभी बहुत कम हुए हैं इन द सेंस, क्योंकि अभी पार्टिसिपेशन बढ़ा है। मेडल्स कम होना नहीं, लेकिन अब तुम्हें तो मेडल मिला है। नहीं, मतलब मेरे को वर्ल्ड सीरीज में नहीं मिला, फेडरेशन में। फेडरेशन, लेकिन फिर भी गोल्ड मेडल रहा, तुम्हें सिल्वर मेडल मिला, फेडरेशन की ओर से खेला। कहाँ पे आपने बताया था? रिसेंटली अभी तो मैं मलेशिया खेल के आई हूँ। वर्ल्ड सीरीज हुआ था वो मलेशिया में हुआ था, इंटरनेशनल लास्ट मेरा मलेशिया में हुआ था। ठीक है, उसमें नहीं मिला। अच्छा सर, मेडल मिलता है तब, जैसे भी ट्रेनिंग टाइम पे तो नहीं, मगर जब मेडल हो जाता है तब गवर्नमेंट पारितोषिक देता है, पैसे देती है, बाकी चीज़ें करती है, पर मेडल नहीं है तो। जैसे इनका वर्ल्ड सीरीज में मेडल आया अभी एक लड़के का, उसको गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी नहीं मिला, उनको फेडरेशन की तरफ से 1.5 लाख रुपए दिए गए और हो गया। मतलब इस तरह से कुछ ऐसे सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट भी होता है ना, नेशनल गवर्नमेंट भी, फिर भी इंडियन टीम से खेलना भी तो एक छोटी बात नहीं होती। हजारों लोग रहते हैं, उसमें जाकर सिलेक्शन होता है। तो इंडियन टीम्स को ठीक है, मेडल मिला नहीं मिला, लेकिन स्टाइपेंड तो मिलता है ना? नहीं सर, एंट्री देनी होती है तो, और खेलने के लिए भी एंट्री फीस लगती है सर। दूसरे कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ गेम्स ऐसे हैं जिसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। तो सर उसमें तो एंट्री दे के जाना होता है। जैसे आपने सुना होगा कि एंट्री देनी होती है। एंट्री देने का मतलब एंट्री फीस देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं आपको। अच्छा, यस सर। फ्री एंट्री नहीं थी? नहीं सर, मतलब रिसेंटली अगर आप ओलंपिक की बात करें तो हमारी हॉकी टीम को स्पॉन्सर नहीं मिला था, गवर्नमेंट ने उनको पैसे नहीं दिए, तो खेलने के लिए उनको उड़ीसा के एक बिजनेसमैन ने पैसे दिए थे, तब वो हमारी टीम ओलंपिक में खेल पाई। तो वो जो एंट्री फीस की वजह से कई बार क्या होता है ना, जो बेस्ट प्लेयर होता है, अच्छा प्लेयर होता है, वो गांव में ही रह जाता है। जैसे एमपी स्टेट होता है सर, वहाँ से अगर आप गोल्ड मेडल जीतोगे तो आप नेशनल जाओगे, तो नेशनल की भी एंट्री आपको देनी पड़ेगी सिलेक्शन के बाद भी। फिर आप वहाँ से ही सेलेक्ट होंगे तो आपको आगे के लिए भी आपको एंट्री देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं करती है? नहीं देती। कराटे को लेकर नहीं करती? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एक बड़ा सवाल है कि सरकारें कराटे को स्पॉन्सर नहीं करती, इस गेम को, जिससे आत्म सुरक्षा में एक लड़कियों को मिलती है। और जिस प्रकार से मना और रितेश ने बताया कि हजारों लड़कियां, युवाओं को, लड़कों को हमने ट्रेन किया एक आत्म सुरक्षा के लिए, और जब ये खेलने जाते हैं तो इनको खुद को एंट्री फीस देना पड़ती है प्लेयर्स को। तो इस पे भी मैं समझता हूँ सरकार को विचार करना चाहिए कि इससे ये जो गेम है आत्म सुरक्षा के लिए है, और इस सुरक्षा के लिए जब आप महिलाओं को आप लाडली बहना कह रहे हो, आप उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हो, बहन बचाओ, कई ऐसे अभियान चलाते हो आप, और उनको इस गेम के लिए अगर आगे जाना है, ना उनको ग्राउंड है, ना उनको स्पॉन्सर्ड किए जाते, तो इस पे सरकार को मैं समझता हूँ कि विचार करना चाहिए, सरकार को इस पे पॉलिसी बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश की युवा जो है, युवा हैं, लड़कियां हैं, इनके बारे में क्या आप कहना चाहोगी? तो अगर एमपी के जो युवा हैं, मैं 2 चीज़ें बोलूँगी। फर्स्ट ऑफ, लड़कियों की सेफ्टी के लिए कराटे, तो जो गवर्नमेंट ने अभी कराटे कंपलसरी किया है वो कुछ स्कूलों में किया है, और वो 3 मंथ का होता है। तो जो 3 मंथ का प्रोग्राम होता है उसमें लड़कियां बेटर तरीके से सीख नहीं पाती हैं, और फिर इतने ट्रेनर्स भी अवेलेबल नहीं है। तो उसको या तो ईयरली स्टार्टिंग जुलाई से कर दें, क्योंकि जुलाई से ऐसा होता है कि अगर 3 मंथ यहाँ पे किया, फिर 3 मंथ दूसरे स्कूल्स में हो जाता है। एक साथ जब वो दिसंबर के बाद स्टार्ट करते हैं तो वो 3 महीने में कुछ नहीं सीख पाते। तो एक चीज़ तो ये कि मैं एमपी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो कराटे सेल्फ डिफेंस रानी लक्ष्मीबाई कराटे प्रशिक्षण है उसको भी या तो साल भर का करें, और अगर 3 महीने का भी है तो वो उसको जुलाई से ही स्टार्ट करें, ताकि बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख पाएँ। एमपी के युवाओं की जो बात है, तो उनको मैं बोलना चाहूँगी कि खासकर लड़कों से भी और लड़कियों से भी कि सेल्फ डिफेंस जो है उसको
सेल्फ डिफेंस से लेके वो सेल्फ डिपेंड तक का सफ़र होता है। तो जो लड़कियां हैं वो सेल्फ डिफेंस भी सीखें और वो सेल्फ डिपेंड बने। और शादी हमारे समाज में ना एक चॉइस होनी चाहिए, ना कि मजबूरी, जो अभी मजबूरी जैसा बना के रखा है कि आपको सिर्फ शादी ही करनी है। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियां हैं वो पहले इंडिपेंडेंट बने, पहले वो अपने सपनों को पूरा करें और फिर वो अपनी चॉइस के हिसाब से शादी कर सकती हैं। तो वो एक चॉइस होनी चाहिए हमारे देश में। रितेश जी, आप क्या कहना चाहते हो मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए? सर बस यही चाहूँगा कि मतलब अपने जो खाली टाइम है वो स्पोर्ट्स से या बताऊँ इस सामाजिक गतिविधियों में दें, क्योंकि देश को और प्रदेश को और आपके क्षेत्र को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो सब्जेक्ट चॉइस है स्कूलों में भी अगर हम बात करें या कहीं पर भी, तो एक वैसे होगा कि हाँ बीए पढ़ लो, बीएससी पढ़ लो, बीकॉम पढ़ लो, इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट होता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स अगर किसी को पढ़ना है। तो फिजिकल एजुकेशन का जो पढ़ाई है वो बहुत महंगा भी होता है और बहुत लिमिटेड जगह पे होता है। जैसे हम अगर हमारे यहाँ पे बात करें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। आपका कहना मेन कोर्स में आना चाहिए, मेन कोर्स में उसको शामिल करना चाहिए। एक जो है कि स्कूल में जो जितना शिक्षा को अनिवार्यता दी है ना, वैसे स्पोर्ट्स का भले ही एक पीरियड भी अगर दिया है तो उसको अनिवार्य करें, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह पे स्पोर्ट टीचर ही नहीं है और स्पोर्ट टीचर जहाँ पर है वहाँ पे खेल का पीरियड के लिए टाइम नहीं देते हैं। मतलब उनको लगता है सिर्फ पढ़ाई करने के ही बच्चा, जैसे 10th और 12th को तो ऐसे बना के रखा है कि उनको आधे घंटे का टाइम खेलने के लिए नहीं मिलता। उनको ऐसा होता है कि उनको सिर्फ पढ़ना है। तो और वो बच्चे खेलना चाहते हैं, वो जो बच्चे खेल में बहुत अच्छा कर सकते हैं वो खेल में अपना कैरियर बना सकते हैं, वो खेल का पढ़ाई कर सकते हैं, उनको ज़बरदस्ती सिर्फ एजुकेशन में थोपा जा रहा है। तो वो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि खेल इंसान के जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये जैसे फिज़िकल फिटनेस की आवश्यकता होती है वो हमें आवश्यक रहती है, और एक उससे डिसिप्लिन आता है गेम से। जिस प्रकार से आप जो आपके ट्रेनर्स होते हैं उनको आप प्रणाम करते, चरण स्पर्श करते, या तो जो गेम्स में डिसिप्लिन होता है स्वाभाविक है स्कूल में भी क्लास में भी होता है, लेकिन एक जो एक एकता की भावना बनती, यूनिटी की भावना बनती कि हमको इस गेम में एक टीम रहती है जिसको पूरा जिताने का रहता है कि नहीं मुझे टीम के लिए काम करना है, तो वो एकता का संदेश भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर एकता के संदेश के लिए गेम भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक नैतिक शिक्षा से भी इसको जोड़ा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि आवश्यक है आपका ये प्रयास, मैं समझता हूँ सरकार समझेगी। और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आजकल की लड़कियाँ बहुत डरी हुई है, जिस प्रकार से माहौल है, जिस प्रकार से घटना, एक वाक्य में आप क्या कहना चाहती हो? इनको बोलना कि सीखना, क्या करना दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है। बोलने का जो कॉन्फिडेंस है ना, जब आप ना करते हैं, लड़कियों के अंदर वो पावर है कि अगर वो खड़े होके किसी को ना कर रही है तो वो उसके अंदर ताकत ऑटोमेटिकली आ जाती है लड़ने की। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो खड़े होके ना कर सकती है। तो जब लड़कियां मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं और लड़कियों से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप पहले ना बोलना सीखिए। जब आप जिस तरह से लड़कियां जब गुस्से में काली माँ की तरह हो जाती हैं, जिनको गुस्सा जब आता है तो उनके अंदर इतना पावर आता है, वो पावर हमेशा रहता है। आप सामने खड़े होके बस ना कहना सीखिए, बाकी तो आप लड़ाई अपने आप लड़ जाएंगे, आपके अंदर वो पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद रितेश और मना। और आपकी विपरीत परिस्थितियों में, पारिवारिक परिस्थितियों में के बावजूद भी, आपके संघर्ष और आपने मजदूरी के बावजूद भी एक संघर्ष की राह चुनी और एक आपने आपका नाम रोशन किया, इस प्रदेश का नाम रोशन किया और एक मुकाम पे है और एक बड़ा कारवा आपने बनाया। मैं कह सकता हूँ कि 75,000 युवाओं को ट्रेनिंग देना कोई आसान बात नहीं है। आपके 20-21 ज़िलों में आपने कहा, आपके सपने मैंने सुने, आपकी जीवटता देखी, आपकी ताकत देखी, और मैं समझता हूँ कि ऐसे हर युवा में इस कहानी से एक प्रेरणा लेना चाहिए कि विपरीत स्थितियों में भी आपने कभी संघर्ष की राह नहीं छोड़ी, लेकिन संघर्ष के बाद आज एक सोने की तरह खरे निकले हैं दोनों। और ये हमारे मध्य प्रदेश के गर्व की बात है कि ऐसे युवा है जो इस मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। यही कहानी थी इनकी। इस कहानी का मैं आपसे चाहूँगा कि आप शेयर कीजिए, फीडबैक कीजिए। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, जनपक्ष में ऐसी कहानियाँ मैं आपके बीच में लाता रहूँगा निश्चित तौर से।
आप सबका सहयोग इनको प्रेरित करेगा। इनको आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं समझूंगा कि आपका जो संगठन है तिनका, इस तिनका पूरे प्रदेश के अंदर मेरी शुभकामना है कि आपका ये तिनका हर गांव तक आपका तिनका पहुँचे। यस सर, हर तिनके से आपका संगठन और आपकी ताकत और युवाओं की ताकत बने। विशेष रूप से लड़कियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने ग्रामीण स्थिति देखी, मैं भी समझ सकता हूँ ग्रामीण स्थितियाँ क्या रहती है, और आपका सराहनीय प्रयास है, इसको मैं सैल्यूट करता हूँ। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो प्रयास होगा, चाहे भविष्य के अंदर, हम सब मिलके मध्य प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए, सुरक्षा के लिए करेंगे। थैंक यू।